चलो 16 तक तो कर लिए थे ना कल, तो 17वें क्वेश्चन से शुरू करो आज। ठीक है, पढ़ लिया सबने? ये कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो हमें बताना है गलत कि गलत कौन सा है। ठीक है ना? तो ये कह रहा है कि पहला ऑप्शन कि यदि ए व बी दो पूर्ण संख्याएं हैं तथा a प्लस बी बराबर सी है तो सी भी एक पूर्ण संख्या होती है। तो कल ही बताया था ये पॉइंट तो मैंने, है ना? स्टेटमेंट में ऑप्शन आ रहा, ये कौन सा नियम है? समवर्क नियम, है ना? क्लोजर प्रॉपर्टी कल ही बताया था ना। ठीक है ना? कि जब भी दो संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है तो उनका योगफल भी क्या होगा? पूर्ण ही होगा। तो a प्लस बी, देखो a भी पूर्ण है, b भी पूर्ण है, तो इनका जो योगफल होगा ये भी क्या होगा? पूर्ण होगा। तो इसका मतलब सी भी क्या होगा? पूर्ण होगा। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही हो गया, लेकिन हमें तो गलत वाला बताना है ना। ठीक है ना? तो हमें बताना है गलत कौन सा है। तो ये तो सही हो गया। ठीक है ना? अब ये कह रहा है कि यदि a व b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a प्लस बी बराबर b प्लस ए होता है। बताओ ये कौन सा नियम था? कल बताया था। ये बी ऑप्शन में जो स्टेटमेंट दिया गया है इसमें कौन सा नियम था ये बताओ? क्रम विनिमय, है ना? यानी कि यहां पे क्या कर दिया? क्रम को विनिमय कर दिया, यानी कि बदल दिया। क्लियर होगी बात? ठीक है ना? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी है ना? तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल सही हो गया। क्रम विनिमय पूर्ण संख्याओं के लिए क्रम विनिमय होता है। ठीक है ना? तो ये भी सही हो गया। यदि a b व c तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी होता है। ये कौन सा नियम था? साहचर्य, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, है ना? तो ये भी बिल्कुल सही हो गया, है ना? तो डी ऑप्शन है कि यदि a तथा b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a माइनस बी एक पूर्ण संख्या है यदि a ग्रेटर देन b या a इक्वल टू b। तो बताओ ये सही होगा या नहीं? कह रहा कि a और b दोनों पूर्ण संख्याएं हैं तो a माइनस बी यानी कि इनका जो अंतर होगा a माइनस बी, है ना, वो भी क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। लेकिन कंडीशन लगा दी इसने कि a ग्रेटर देन b या फिर a बराबर b। ये सही होगा या गलत होगा? ये बताओ। सही होगा। ठीक है ना? क्योंकि अगर a बड़ा है, मैंने ले लिया एक संख्या a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 4, क्योंकि a बड़ा है तो 5 माइनस 4 कितना आया? 1, और 1 क्या है भाई? पूर्ण संख्या है। ठीक है ना? तो इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं कहता हूं कि a बराबर b, तो मैंने a को भी 5 कर दिया, b को भी 5 कर दिया, और 5 माइनस 5 क्या आ गया? 0, और 0 भी क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब ये वाला डी ऑप्शन भी क्या हो गया? सही हो गया। हमें बताना है गलत, है ना? तो ई ऑप्शन पे जब चार ऑप्शन सही हो गए तो ई आंसर हो गया इसका मतलब, है ना? कि यदि a व b दो पूर्ण संख्याएं हैं तो a माइनस बी एक पूर्ण संख्या है यदि a लेस देन b, यानी कि a छोटा कर दिया। अगर a की वैल्यू 4 ले लूं और b की वैल्यू 5 ले लूं, 4 माइनस 5 तो माइनस 1 होगा, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं होती, है ना? और ये कह रहा कि ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ये माइनस 1 तो पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर क्या होगा? ई। गलत यही होगा। तो पहले का ये होगा ई ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन सही हो गया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ठीक है? तो ये जो कल प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उसी पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, पढ़ो उसको तने। 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? 7 और 13 के बीच 5 कितनी होगी? 5 कितनी होगी? 5। सबका 5 है, सबका 5 है। अच्छा, 7 और 13 के बीच ये मान के चलो 7, यहां पे 7 है और यहां पे क्या है? 13 है। तो इनके बीच परिमेय संख्या, तो अगर यहां पे देखो 7.1 मान लिया मैंने, यहां 7.1 लिखा हुआ है, क्या 7.1 परिमेय संख्या नहीं होगी? या 7.02 परिमेय संख्या नहीं होगी? 7.002 वो भी परिमेय संख्या होगी। तो ऐसी तो बहुत संख्याएं हैं 7 और 13 के बीच में, क्योंकि ये भी परिमेय संख्या बनेगी ना, नंबर लाइन पे प्रदर्शित किया जा सकता है, और ये क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या होगी, है ना? तो 7.02 भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, 7.00003 भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, है ना? यार ये तो 7 और 8 के बीच में चल रही है, यानी कि 7 और 8 के बीच में भी अगर मैं पूछता कि 7 और 8 के बीच में कितनी परिमेय संख्या है तो भी मैं अनंत ही बोलता। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो यहाँ पे तो 7 और 13 के बीच में तो अनंत का भी बाप हो गए, तो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? तो इसका मतलब क्या होगा? सी ऑप्शन। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? ये क्वेश्चन प्रीवियस का आया हुआ क्वेश्चन है कि 7 और 13 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी तो अनंत। ये 7 और 13 के बीच में, अगर ये 7 और 8 के बीच में भी पूछता तो भी अनंत परिमेय संख्या है। क्लियर होगी बात? क्योंकि 7.1, 7.01,
इसे 0 से ही शुरू कर लो, 7.01, 7.001, ऐसे तो बहुत संख्या बनेगी 8 तक जाने में ना। तो ये सब क्या है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत रहेगा। क्लियर होगी बात यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ जरा इसका, निम्नलिखित में से कौन सा सही है ना? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सबका सही होना चाहिए ये आंसर। चलो तुम बताओ उधर से पीछे से, जो सबसे पीछे बैठी है ना। हाँ, दूसरा सेकंड ऑप्शन बताओ, बी ऑप्शन, ए ए ए, सबका ए है इधर, उधर भी है बी ए ए। जिनका ए था वो बिल्कुल सही है और जिनका बी था वो बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो तुम परवर्ती पूर्ववर्ती पे ही नहीं, ये तो समझा रखा ना मैंने पूरा बढ़िया तरीके से भाई। उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती हो या फिर अनुवर्ती हो, अनुवर्ती हो है ना, और या फिर परवर्ती हो, या फिर सक्सेसर नंबर हो, सक्सेसर है ना। सक्सेसर का मतलब क्या होगा, यानी कि उत्तराधिकारी। सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी यानी कि उत्तरवर्ती संख्या। तो इन सब का मतलब एक ही है। कई बार तो एग्जामिनर उत्तरवर्ती लिख देगा है ना, कई बार एग्जामिनर अनुवर्ती लिखेगा, कई बार एग्जामिनर परवर्ती लिखेगा, ठीक है ना। तो परवर्ती किसी भी प्राकृतिक संख्या की परवर्ती क्या होगी, उससे जस्ट अगले वाली संख्या है ना। और पूर्ववर्ती क्या होगी, पूर्ववर्ती क्या होगी, जस्ट पहले वाली संख्या। किसी भी प्राकृतिक संख्या की जस्ट पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती यानी कि प्रेडिसेसर नंबर कहलाता है। क्लियर होगी बात? तो यहां पे मुझे बताओ 1000 का परवर्ती, 1000 का परवर्ती का मतलब 1001 परवर्ती है ये, परवर्ती यानी कि अगले वाली संख्या। 1000 का परवर्ती, परवर्ती का मतलब अगले वाली संख्या। तो 1001, अब 1001 आ गया हमारे पास, तो 1001 का पूर्ववर्ती यानी कि पिछले वाली संख्या, वापस 1000 आई ना, है ना। तो ये क्या कह रहा है, कौन सा सही है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो गया। पहले ही ऑप्शन सही हो गया ना हमारा, तो बाकी चेक करने की जरूरत भी नहीं है ना, लेकिन करना चाहो कर लो। अब 1000 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 999 है ना, का पूर्ववर्ती। अब 999 का भी पूर्ववर्ती क्या होगा, 998 होगा। तो यहाँ पे तो 998 आना चाहिए था, ये गलत लिखा हुआ है 999, तो ये इसलिए गलत हो गया, ठीक है ना। 1000 के पूर्ववर्ती क्या होगा, 999, और का परवर्ती, परवर्ती यानी कि 1000, यहाँ पे 1000 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उसने, 1001 लिख दिया, तो इसलिए गलत हो गया। क्लियर होगी बात? ठीक इसी तरीके से अगर 1000 के पूर्ववर्ती की बात करता हूं तो 999 पूर्ववर्ती पिछले वाली संख्या, का परवर्ती क्या होगा, 1000 का पूर्ववर्ती 999 और उसका परवर्ती वापस 1000 होगा। तो यहाँ पे क्या है, 1002, तो यहाँ पे 1000 आना चाहिए था, तो ये सही होता, लेकिन यहाँ 1002 लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे ये भी गलत, ये भी गलत, तो ए ऑप्शन सही था। कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है ना, पिछली क्लास नहीं देखते तुम, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 20 अब देखेंगे ये कौन बताओगा सही। पानी कहाँ रख दिया? कह रहा कि n एक वो n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन एक सम पूर्णांक है। ये क्या है भाई, n एक विषम है और विषम पूर्णांक है ना। विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में से कौन एक सम पूर्णांक होगा, यानी कि इवन नंबर होगा, है ना। n क्या है, ओड इंटीजर है, और ये पूछ रहा कि कौन एक इवन इंटीजर होगा, सम पूर्णांक होगा, ठीक है ना। तो बताओ ए ऑप्शन की, बी ऑप्शन, सी या डी। तो देखो n एक विषम पूर्णांक है ना, ओड इंटीजर है, तो हर विषम के लिए सेटिस्फाई करेगा। फिर अगर हर विषम के लिए सेटिस्फाई करेगा तो इसका मतलब एक पे भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि सबसे छोटा जो विषम पूर्णांक होगा वो एक ही होगा ना।
सबसे छोटा जो विषम पूर्णांक होगा, एक होगा एक के बाद तीन, तीन के बाद पांच, क्योंकि n एक विषम पूर्णांक है तो हर विषम के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हर विषम के लिए सेटिस्फाई करेगा तो एक के लिए भी सेटिस्फाई करेगा। कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो हम हमेशा छोटे नंबर पे काम करते हैं। तो n की वैल्यू मैंने कितनी ले ली भाई? एक। तो 3 माइनस 8, यहां क्या बचेगा? 3 माइनस 8, तो क्या बनेगा? माइनस के 5। तो ये क्या बना भाई? ये निगेटिव इंटीजर बना, लेकिन ये इवन नहीं आया, तो इसका मतलब ए ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है ना? एन की वैल्यू कितनी? 1, 5 और 4 9, यहां पे 9 मिला, ये तो सम नहीं आया ना, इवन नंबर नहीं आया, इवन इंटीजर नहीं आया, ये भी गलत हो गया है ना। एन की वैल्यू 1 है तो 3 और 5 8, तो ये आ गया हमारा इवन इंटीजर यानी कि सम पूर्णांक। एन की वैल्यू 1 है तो 5 और 4 9, यहां पे आया कितना हमारा? 9, तो ये भी गलत हो गया, तो इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें दिखाई दे कि n एक विषम पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये हुआ हर विषम के लिए सेटिस्फाई करेगा। अगर हर विषम के लिए सेटिस्फाई करेगा तो तुम सबसे छोटा विषम नंबर उठाओ, क्योंकि हर के लिए करेगा तो एक के लिए भी करेगा। बात समझ में आ रही? ठीक है, इस तरीके से काम करना होता है। क्वेश्चन नंबर 21 समझिए भाई, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहां पे भी हमें क्या बताना है? सही वाला बताना है, तो यानी कि गलत वाले सारे काटने हैं, है ना। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है, सही है या गलत है? गलत की सही? गलत ही तो होगा, क्योंकि किसी भी, देखो किसी भी विषम संख्या को अगर तुम्हें सम बनाना है तो एक दो की जरूरत पड़ती है ना। अगर ये संख्या 3 लिखी हुई है और मैं ये चाहता हूं कि ये सम बन जाए, इवन नंबर बन जाए, तो हमें कम से कम एक दो की जरूरत पड़ेगी। 2 की मल्टीप्लाई करोगे 3 में तभी तो 6 बनेगा, और 6 इवन नंबर बना। यानी कि सम होने के लिए, किसी भी संख्या को सम होने के लिए इसमें कम से कम एक दो चाहिए। क्लियर होगी बात? इसलिए कहा जाता है कि जो सम संख्या होती है वो 2k की फॉर्म में होती है। किसके फॉर्म में? 2k की, यानी कि एक दो होता है इसमें। ठीक है ना? अब समझिए यहां पे क्या बोल रहा है कि तीन विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। अगर ऐसा है तो हर विषम के लिए सेटिस्फाई करेगा, और अगर हर विषम के लिए सेटिस्फाई करेगा तो सबसे छोटे नंबर उठा लो, 1 3 और 5। ये तीनों की तीनों संख्याएं विषम है, तो इसका मतलब इनका गुणनफल कितना बैठ रहा? 15। क्या ये 15 सम आया? नहीं, तो इसका मतलब ये तो बात गलत होगी। बात समझ में आ रही? इस तरीके से चेक कर सकते हो एग्जाम में, है ना। तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है। तो अगर ऐसी बात है तो हर विषम और हर सम के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो एक सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कितना? 2, है ना। और एक विषम संख्या का अंतर, सबसे छोटी विषम संख्या कितनी? 1, है ना। एक उठा ली मैंने। एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होता है, तो इनका अंतर यानी कि बड़े में से छोटा घटा दो तो कितना आया? 1। अब ये 1 तो भाई सम नहीं आया, एक तो सम नहीं आया ना, तो ये तो विषम ही आ गया ना। तो इसका मतलब क्या होगा? बी भी गलत हो गया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि अगर ये बात कंडीशन, ये कंडीशन सही होती तो हर विषम और हर सम के लिए सेटिस्फाई करती। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो ये बात भी गलत होगी। कह रहा कि दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। अगर ये बात सच है तो दो विषम संख्याएं कोई भी उठा लो जो सबसे छोटी हो, क्योंकि छोटे पे काम करना है, कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं होता। दो विषम संख्या, एक संख्या 1 ले ली और एक संख्या मैंने 3 ले ली। क्लियर होगी बात? और एक सम संख्या, अब सम संख्या सबसे छोटी कौन सी ले ली? मैंने 2 ले ली, है ना। हालांकि 0 भी एक सम संख्या होती है जो सबसे छोटी होती है, लेकिन 2 पे काम कर लो, है ना। तो ये कह रहा कि योगफल एक सम संख्या है। इन सब का योगफल क्या है? एक सम संख्या है। तो 3 और 2 5 और 1 6, तो यहां पे कितना आ गया? 6। 6 एक सम संख्या हुआ कि नहीं? अगर मैं 2 के बजाय 0 भी लेता तो 3 और 1 4 बनता, और 4 भी एक सम संख्या होता। क्लियर होगी बात? तो इसका मतलब 0 पर भी काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। यानी कि वो सही पूछ रहा था कि सही कौन सा है, तो सी ऑप्शन सही होगा, है ना। तीन विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या होता है। अगर ये बात सच है तो हर विषम संख्याओं पर काम करेगा, 1 3 और 5, है ना। तो सबको जोड़ के देख लो, 9 आया कि नहीं? सम तो नहीं आया ना, सम तो नहीं आया, तो इसका मतलब ये बात गलत होगी। बताओ समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट तो नहीं किसी को? ठीक है, तो मैं ना काउंटिंग सीखनी पड़ेगी दोबारा, तुम एडमिशन लो, है ना। कच्ची एक और पक्की एक में, है ना। तुम 1 3 और 5 को जोड़ के 8 बता दो, है भाई। कभी 48 बताओ तुम, है। हाँ, तो समझ में आ गए? इस तरीके से जब भी इस तरह के स्टेटमेंट के सवाल होंगे, तुम्हें वर्गीकरण बता ही दिया गया, नंबर का वर्गीकरण, हर पॉइंट तुम्हें पता है ना। तो अब तुम्हें इस तरीके से काम करना है। क्लियर होगी बात? तुम आज नए हो ना, तो तुम ये मेरे ख्याल से
3 वीडियो डल चुकी यूट्यूब पे, तो तुम वहां से देख लेना, है ना। तो पूरा वर्गीकरण उसमें समझा रखा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां। अब देखते हैं ये कौन बताओगा सही। यदि n एक ऋणात्मक संख्या हो, यदि n एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सबसे न्यून, सबसे कम है, न्यून का मतलब सबसे कम है। कह रहा कि n एक ऋणात्मक संख्या है तो निम्न में से कौन सबसे न्यून है, सबसे। क्लियर होगी बात। तो ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है -n, सी ऑप्शन है 2n और डी ऑप्शन है n²। तो बताओ कौन सा होगा आंसर, कौन सा होगा? 2n। ठीक है, देखते हैं अभी। अब ये बताओ n एक ऋणात्मक संख्या है तो हर ऋणात्मक के लिए सेटिस्फाई करेगा, है ना, हर नेगेटिव के लिए सेटिस्फाई करेगा। तो हमने -1 ले लिया, n की वैल्यू कितनी ले ली? -1 ले ली। तो अगर हर नेगेटिव के लिए सेटिस्फाई करेगा तो -1 के लिए भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो n की वैल्यू -1, ये तो 0 ही रहना है। n की वैल्यू अगर -1 है और एक माइनस बाहर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, एक हो गया ये तो, है ना। और n की वैल्यू अगर -1 है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा 1, तो माइनस के 2 हो गया, है ना। तो n का स्क्वायर, किसी भी निगेटिव इंटीजर का अगर स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होगा ना, तो ये क्या देगा? 1, है ना। और यहाँ पे क्या है? 0। तो अब ये बताओ इनमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, है ना, -2 हुआ ना सबसे छोटा, और -2 किसने दिया? सी ने। तो इसका मतलब क्या होगा? 2n इसका जवाब होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? कोई डाउट है? चले चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो जल्दी। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, ये 4 ऑप्शन है। सी ऑप्शन, सबका सी ऑप्शन है। ये भी पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, फेमस रहा है क्वेश्चन अपने आप में, है ना। तो आंसर क्या होगा? सी। कह रहा है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, है ना। तो एक क्या है? ये खुद परिमेय संख्या है, क्योंकि एक को 1/1 के रूप में लिख सकता हूं P/Q की फॉर्म में। और ये क्या है? 2, 2 भी एक परिमेय संख्या है। तो 1 और 2 के बीच में अनंत ही होगी ना, ठीक है ना। 1 और 2 के बीच में कोई भी नंबर ले लो, 3, 4 ले लो, 10, 12 ले लो, अनंत होगी। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है। क्लियर होगी बात। केवल एक परिमेय संख्या होती है, गलत हो गया। कोई परिमेय संख्या नहीं होती, ये भी गलत हो गया। केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती, ये भी बात गलत होगी। तो आंसर क्या होगा? अनंत परिमेय संख्या होती है। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, सीटेट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही वाला बताना कि कौन सा कथन सही है। अब मैं पूछूंगा किसी एक से, है ना। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सब तैयार रहना, है ना। कह रहा कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, 2 अभाज्य संख्या नहीं है। हमें बताना सही। तो बताओ। बी ऑप्शन, बी बी बी। सबका भी है, सबका भी है। तुम्हारा समझ नहीं आया? सबका भी है भाई, सबका भी है। सबके सब बिल्कुल गलत हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो सब, है ना। हाँ, सब गलत हो। सी है। अब कौन सा तुमने सही बता दिया, है ना। तुम मतलब पीछे की क्लास देखते नहीं, नोट्स भी बनवा रहा मैं तुम्हें। सारे 4 ही तो ऑप्शन है बेचारे। अब कोई सा तो एक सही है। कह रहा कि निम्न में से कौन सा सही है? निम्न में से कौन सा सही है? ये कह रहा कि, अब सुनो मेरी बात को, चिल्लाओ मत। एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो मैंने बताया था एक के बारे में कि एक न तो अभाज्य होती और न ही भाज्य होती, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट लिखवाया था, एक यूनिवर्सल फैक्टर होता है। जो दुनिया की तमाम संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, यानी कि दुनिया की सभी संख्याओं में एक छिपा हुआ होता है।
क्लियर होगी बात। तो एक न तो भाज्य होती और न अभाज्य। अब ये कह रहा कि एक अभाज्य संख्या नहीं है, बात तो सही कह रहा ने, एक अभाज्य संख्या तो नहीं है ना, तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही होगी। कह रहा कि एक अभाज्य संख्या है। अब मैंने लिखवाया था एक अभाज्य संख्या होती नहीं, क्योंकि अभाज्य होने के लिए दो फैक्टर चाहिए, और यहाँ पे एक अभाज्य संख्या है ये कह रहा, तो एक का तो एक ही फैक्टर हुआ ना, वन खुद हुआ ना, है ना, और चाहिए कितने, दो फैक्टर। किसी भी संख्या को अभाज्य होने के लिए केवल दो फैक्टर चाहिए, बात समझ में आई, ठीक है। तो एक अभाज्य संख्या है, ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। तो एक संयुक्त संख्या है। जब मैंने तुम्हें भाज्य संख्या पढ़ाया था, भाज्य संख्या तो कुछ बताया था, तुम्हें याद होगा ना, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि आदमी मतलब जो एग्जामिनर है ना, वो क्या करता है इसमें, एग्जामिनर नाम बदल बदल कर भाज्य संख्या के नाम बदल बदल कर पूछता है, शब्दों का जाल बिछाता है ना। तो भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कह सकते हैं, संयुक्त संख्या, है ना। और भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कह सकते हैं, यौगिक संख्या, बात समझ में आई। तो यौगिक संख्या का इंग्लिश में मतलब कंपोजिट नंबर ही है, संयुक्त संख्या का इंग्लिश का मतलब भी कंपोजिट नंबर ही भी है, नंबर ही है, और भाज्य संख्या का इंग्लिश में मतलब कंपोजिट नंबर ही है। यानी कि इंग्लिश में केवल एक ही नाम होता है, जबकि हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं। तो कई बार जब सीटेट के पेपर में तुम कंफ्यूज होंगे शब्दों में, तो एक बार इंग्लिश की तरफ भी झांक लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ तक, ठीक है। तो भाज्य संख्या यहां कह रहा कि एक संयुक्त संख्या है, इस बात का मतलब तो ये हुआ एक भाज्य है, एक भाज्य है। और मैंने क्या लिखवाया, एक न तो अभाज्य होती और न ही भाज्य। तो ये कह रहा कि नहीं, एक तो भाज्य है, एक तो संयुक्त है, तो ये तो बात गलत होगी ना, समझ रहे बात को, ठीक है ना। दो अभाज्य संख्या नहीं है। मैंने कहा था दो के बारे में कि दो सबसे छोटी क्या है, दो सबसे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या है। इससे छोटी तो कोई अभाज्य संख्या है ही नहीं, है ना। और दुनिया में जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, उन सभी में केवल दो ही एक सम संख्या है, बाकी सभी संख्याएं विषम होती है, बात समझ में आई, ओड होती है। क्लियर होगी बात। तो इसका मतलब दो अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमें तो ये पढ़ाया गया कि दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, तो ये बात गलत होगी इसका मतलब। तो आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। क्लियर हुई बात यहां तक। तो इस तरीके से स्टेटमेंट में क्वेश्चन मिलेंगे और तुम गलती कर पाओगे, है ना, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो हमें पता था ना कमजोरी कहाँ है तुम्हारी, इसलिए तो छाट कर लाया मैं सारे क्वेश्चन ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, जीरो, सबको पता है ना, ठीक है ना। बार बार मैंने जिक्र किया इसका कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, और जो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, होल नंबर यानी कि डब्ल्यू से डिनोट करोगे इसको, डब्ल्यू से। और ये कहा था कि प्राकृतिक संख्या के सेट में अगर जीरो को शामिल कर लिया जाए तो वो प्राकृतिक संख्या न रहकर, नेचुरल नंबर न रहकर, काउंटिंग नंबर न रहकर होल नंबर बन जाती है। यानी कि सेट क्या होगा, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। क्लियर होगी बात, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट यानी कि अनंत। क्लियर होगी बात यहां तक, ठीक है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी, जीरो, यानी कि बी ऑप्शन। क्लियर है बात यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी। कह रहा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है, बताओ। अनंत है, इनफाइनाइट है, तो ये आंसर हो गया सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सबसे बड़ी ऋणात्मक, सबसे बड़ी ऋणात्मक, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, जल्दी बताओ। -1, -1 है ना, क्योंकि पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक, पूर्णांक यहां पे जीरो होगा, तो -1, -2, -3, ये डॉट डॉट हो गया, माइनस के इनफाइनाइट तक, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और ये डॉट 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 प्लस के इनफाइनाइट तक। ये जीरो के राइट की तरफ क्या है, धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, ये वाले, ये क्या है भाई हमारे
पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक, और ये क्या है भाई हमारे, ये ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि निगेटिव इंटीजर। और जो धनात्मक पूर्णांक है इन्हीं को हमने क्या बोला था, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, है ना। और प्राकृतिक संख्या को ही हम काउंटेबल नंबर बोलते हैं, यानी कि काउंटिंग नंबर बोलते हैं, जिससे हम गणना करते हैं संख्या, है ना, किसी को भी गिनते हैं। तो इन्हीं को नेचुरल नंबर, इन्हीं को काउंटिंग नंबर। और इसी के सेट में अगर हम जीरो को भी शामिल कर ले तो क्या बन जाएगी, पूर्ण संख्याएं। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो यहाँ पे था सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्ण संख्या क्या होगी। देखो निगेटिव इंटीजर में जो जीरो के करीब होगा, जो जितना करीब होगा वो उतनी बड़ी होगी। बात समझ में आई, निगेटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं मैं। तो जो जीरो के जितना करीब होता जाएगा वो उतनी ही बड़ी होगी, और जो जीरो के ज्यादा दूर जाएगा, जितनी दूर जाएगा वो उतनी ही छोटी होती चली जाएगी, है ना। और यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर में क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर में जो जीरो से जितनी दूर जाएगा वो उतनी बड़ी संख्या होगी, और जो जीरो के जितनी करीब होगा वो उतनी छोटी संख्या होगी। बात समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी, -1, ये वाली होगी। तो आंसर क्या होगा इसका, ए ऑप्शन करेक्ट। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई डाउट तो नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या क्या होगी। तो जीरो से, देखो निगेटिव की बात कर रहा है ना, ऋणात्मक की। तो देखो जीरो से जितनी दूर उतनी छोटी, तो यानी कि लास्ट वाली संख्या क्या होगी, माइनस के अनंत ही होगी, है ना, माइनस इनफाइनाइट, ये सबसे छोटी होगी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या किसी को, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी धनात्मक, है ना, पूर्णांक संख्या कौन सी है, क्या होगा, अनंत। यानी कि जीरो से जितनी दूर, पॉजिटिव की बात कर रहा है ना मैं, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है ना। सबसे बड़ी धनात्मक पूर्णांक यानी कि जो जीरो से जितनी दूर होगी वो सबसे बड़ी होगी, यानी कि अनंत होगी लास्ट वाली संख्या। हालांकि लास्ट वाली संख्या मतलब डिफाइन नहीं की जा सकती, है ना, क्योंकि पता ही नहीं कौन सी होगी लास्ट की संख्या। अनंत है, हमें पता ही नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो ये कह रहा है कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है। मैं जिससे पूछूं सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या है ना, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या है, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ। 0 0 1 0 0, बी ऑप्शन कह रहे तुम, है ऑप्शन बी है कि एक है आंसर, एक आंसर बोल रहे हैं, एक 0। अच्छा चलो 0 बता रहे तुम, हाँ तुमने सबने 0 0 वाले हाथ खड़े कर लो पीछे तक सब, है ना, 0 वाले। तो सबका 0, जितने भी 0 वाले हैं, जितने भी 0 वाले हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। समझ गए बात को, है मैंने बताया था कि 0 केवल एक इंटीजर होता है, 0 केवल और केवल एक इंटीजर होता है, यानी कि पूर्णांक होता है, केवल पूर्णांक होता है। बताया था कि नहीं 0। अच्छा कभी तुमने कहा ना कि जब तुम कैलकुलेशन करते हो, मान लो मैथमेटिक्स में तुमने कहा भाई प्लस वाली 0 लिए, कभी गलती से निगेटिव वाली 0 ले ले, ऐसा हुआ कभी। तो फिर धनात्मक पूर्णांक 0 इंटीजर है, और धनात्मक पूर्णांक क्या धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। 0 के बारे में क्या बताया, स्पेशल लिखवाया गया था कि 0 न तो पॉजिटिव होता और न ही नेगेटिव होता। बात समझ में आई। तो इस धनात्मक ने 0 को हटा दिया, इस धनात्मक ने 0 को हटा दिया, ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता। बात समझ में आई। 0 ने तो पॉजिटिव होता और 0 ने ही निगेटिव होता। 0 केवल और केवल एक इंटीजर होता है, समझ गए बात को। 0 एक सम संख्या होती है, बात समझ में आई, ठीक है ना। ये कह रहा कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर को ही हम नेचुरल नंबर बोलते हैं कि नहीं, प्राकृतिक संख्या, है ना, 1 से शुरू होती है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा 1। कोई दिक्कत, तो ऐसे गलती करोगे तुम तो पक्का है। अब तुम भी ध्यान रखना है, तो ने भी बोल दिया यूट्यूब वालों को। क्वेश्चन नंबर 31। अब देखो इतने अच्छे तरीके से मैंने क्लासिफिकेशन करा रखा, फिर भी तुमने गलती बताई है ना, यानी कि इसका मतलब पीछे का कुछ नहीं पढ़ रहे तुम, है बार बार रिपीट करो।
मैं तुम्हें ये थोड़ा ही कहा कभी कि रट्टाफिकेशन करो, तुम बार बार रीड करो उसको, अपना आप सेट हो जाएगा दिमाग में, है ना। ध्यान दो। अब इतने बड़े बड़े सवाल अगर पेपर में आ जाए तो तुम तो पहले तो हवा ही गोल हो जाएगी तुम्हारी, है ना, देख के कि ये कैसा होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कह रहा कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो हमें सत्य बताना है ना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। पढ़ लो जल्दी से। ये ऑप्शन कह रहा कि एक सम संख्या हमेशा एक यौगिक संख्या होती है, क्या ये सही है? एक सम संख्या हमेशा एक यौगिक संख्या होती है, सही है गलत? सही है? सही है? नहीं पता चल पाया? नहीं पता चल पाया? एक सम संख्या हमेशा ऑलवेज एक यौगिक संख्या होती है, यौगिक बाजी। सी आंसर तो तुम्हारा पहला गलत है? हमेशा आ गया, अच्छा मैंने हमेशा पर लाइन कर दी तो उसका मतलब है सी आंसर। देखो, एक सम संख्या हमेशा एक यौगिक, यौगिक का मतलब भाज्य यानी कि कंपोजिट जिसके दो से ज्यादा फैक्टर हो। अब सम संख्या हमारी दो भी तो है, सम संख्या हमारी दो भी तो है कि नहीं है? लेकिन दो जो है ये तो केवल और केवल प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और ये कह रहा कि नहीं ये तो एक यौगिक संख्या भी होती है यानी कि कंपोजिट नंबर भी होता है। कंपोजिट नंबर का मतलब जिसके मिनिमम तीन फैक्टर हो, कम से कम तीन फैक्टर हो। लेकिन दो के तो केवल दो ही फैक्टर हो, एक तो वन और एक खुद, है कि नहीं? और यौगिक संख्या तो कभी हो ही नहीं सकती, ये दो दो तो है भाज्य, भाज्य तो कभी हो ही नहीं सकती ना। यौगिक का मतलब है भाज्य संख्या, समझ गए बात को। और एक सम संख्या इसका मतलब ये कह रहा कि एक सम संख्या हमेशा एक यौगिक संख्या होती है यानी कि भाज्य संख्या होती है। यानी कि दुनिया की जितनी भी सम संख्याएं हैं, इस बात का मतलब है कि दुनिया की जितनी भी सम संख्याएं हैं सारी की सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं क्या। लेकिन इस ये दो मैदान में कूद पड़ा, कह रहा कि नहीं हो सकता कि मैं सम हूं लेकिन मैं भाज्य नहीं हूं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? गलत हो गया। बात समझ में आई? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है ना। अब ये कह रहा कि एक विषम संख्या हमेशा एक अभाज्य संख्या होती है, एक विषम संख्या हमेशा एक अभाज्य संख्या होती है, सही है कि गलत? गलत है? गलत है सबका, ठीक है ना। क्योंकि एक विषम संख्या वो बात अलग है कि दो को छोड़कर जितनी भी दुनिया में अभाज्य संख्याएं हैं वे सारी विषम है, वो बात अलग है। लेकिन दुनिया की सारी विषम संख्या अभाज्य हो ये बात तो गलत हो जाएगी ना, है ना। क्योंकि बीच में मैदान में कौन आ गया? नौ आ गया। कह रहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं नौ विषम हूं लेकिन मैं अभाज्य नहीं हूं, है ना। तो एक विषम संख्या हमेशा एक अभाज्य संख्या हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है ना। नेक्स्ट, एक प्राकृतिक संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है, एक प्राकृतिक संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होती है, सही है गलत? सही है? सही है ना। जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, जितने भी धनात्मक पूर्णांक है वे सारी की सारी संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। बताया था ना क्लासिफिकेशन में कि एक तरफ पॉजिटिव इंटीजर है और एक तरफ निगेटिव इंटीजर है। तो जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं यानी कि काउंटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, जायज है। ये कह रहा कि एक अभाज्य संख्या और एक यौगिक संख्या, एक तो अभाज्य उठा लो और एक भाज्य उठा लो यानी कि यौगिक उठा लो, एक अभाज्य उठा लो एक यौगिक यानी कि भाज्य संख्या उठा लो, हमेशा एक सहभाज्य होती है। कह रहा कि हमेशा एक सहभाज्य होती है। तो एक अभाज्य उठानी तो सबसे छोटी संख्या ले लो दो, सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य है दो है। कह रहा कि एक भाज्य ले लो तो एक चार ले लो, एक चार ले लो, भाज्य है ना चार, तो चार भाज्य है, भाज्य तो नहीं ना। तो एक अभाज्य है और एक यौगिक यानी कि भाज्य संख्या है। कह रहा कि हमेशा सहभाज्य होता है। सहभाज्य का मतलब जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो एक को छोड़कर, जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो एक को छोड़कर। अब मुझे एक बात बताओ, दो में और चार में एक के अलावा कुछ और भी कॉमन है क्या? दो है, यानी कि सहभाज्य का मतलब जिसका एचसीएफ एक हो, जिसका एचसीएफ क्या हो? एक हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो। लेकिन यहाँ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आ गया? दो आ गया ना, एक तो नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। क्लियर होगी बात? तो एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या यानी कि यौगिक संख्या हमेशा सहभाज्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो आंसर हो गया इसका कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट। कोई डाउट है किसी को भाई? मजा आ रहा क्वेश्चन करके? है नहीं आ रहा? बताओ। हमने तो इतनी मेहनत करी, तुम कह रहे नहीं आ रहा है? बताओ।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये बात पूछ रहा। सत्य कथन, सत्य वचन की घड़ी में, है ना। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता। किया नहीं जा सकता, किया नहीं जा सकता। कह रहा कि सबसे बड़ी, दुनिया की जो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक है उसे हम पता ही नहीं लगा सकते उसका। -1 है ना वो, तो हमें तो पता लग रहा, ये कह रहा ज्ञात नहीं कर सकते, हम कह रहे कि नहीं कर सकते, -1 हो, तो इसका मतलब ये बात तो गलत कर दी इसने, तो गलत हुआ कि नहीं? बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है ना। अब ये कह रहा कि सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता। सही है गलत? गलत है। क्यों? क्योंकि हम लगा सकते हैं, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है 1, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होता है 1, तो इसका तो हमें पता लग सकता है, तो इसका मतलब ये बात भी गलत हो गया। क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 1 होता है। सही है गलत? गलत। क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है? 1 होता है। कॉन्जुगेट ऑड नंबर्स, है ना, क्रमागत। सी सही है गलत है? सी गलत है सबका, क्योंकि क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 1 नहीं होता, वो 2 होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? गलत। कहीं से भी उठा लो क्रमागत विषम संख्या, जैसे कि मैंने एक संख्या ली 25, फिर 25 के बाद विषम संख्या कौन सी होगी? 27, 27 के बाद कौन सी होगी? 29, 29 के बाद कौन सी होगी? 31। तो हर जगह 2-2 का गैप चल रहा है, हर जगह क्या किसका चल रहा है? 2 का गैप, है ना। तो चाहे क्रमागत सम संख्या हो चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, हमेशा गैप 2 का चलता है। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब ये सी ऑप्शन भी गलत हो गया, तो एक ऑप्शन बचा, यही सही है इसका मतलब। 2 यौगिक संख्याएं सहभाज्य हो सकती है। अब बताओ हो सकती है कि नहीं? कैसे हो सके? एग्जाम्पल दो मुझे। दो यौगिक संख्याएं, 2 यौगिक संख्या का मतलब है 2 भाज्य संख्या, यानी कि 2 संख्याएं ऐसी जो भाज्य है, यानी कि उनके 3 से ज्यादा फैक्टर है, 3 तो है, 3 से ज्यादा फैक्टर है, यानी कि भाज्य है। क्या वे सहभाज्य भी हो सकती है, यानी कि उनका एचएफ 1 भी आ सकता है, आ सकता है। अब देखो, जैसे कि 18 संख्या ले ली मैंने, 18, 18 क्या है? भाज्य है, यौगिक संख्या है, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, और 2 से ज्यादा फैक्टर जिसके हो वो भाज्य होती है, और वो भाज्य यानी कि यौगिक संख्या होती है। एक संख्या ले ली मैंने 25, अब ये बताओ 25 भी भाज्य संख्या है या नहीं? 25 भाई 2 से ज्यादा फैक्टर है इसके, 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 25 से कटेगा, है कि नहीं? 3 फैक्टर हो गए ना, क्योंकि भाज्य संख्या के लिए मिनिमम 3 पॉजिटिव फैक्टर चाहिए। बात समझ में? 3 फैक्टर चाहिए, इसके 3 फैक्टर है और इसके 3 से ज्यादा फैक्टर है, तो ये दोनों की दोनों संख्याएं क्या होगी? भाज्य। ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में कोई कॉमन नंबर दिखाई दे रहा क्या, जो इसमें भी छिपा हो और इसमें भी छिपा हो? है भाई, 18 में क्या हो सकता है? 1, 2, 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा, 5 6 से कटेगा, 7 8 9 से कटेगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और से तो नहीं कटने का। 25 में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 25 हो सकता है। यही है ना इसके सारे के सारे, है ना। तो अब ये देखो, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा? 1, तो इसका मतलब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई? 1। और यही तो कहा जाता है कि ऐसे 2 नंबर या ऐसी 2 संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो 1 को छोड़कर, समझ रहे बात को, सिवाय 1 को छोड़कर, ठीक है ना। तो इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों में 1 बनेगा, और जिसका एचसीएफ 1 होता है वो सहभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसका मतलब ये सही हो गया। कोई डाउट है क्या? तो 2 भाज्य संख्याएं सहभाज्य हो सकती है। क्लियर होगी बात यहाँ पे? कोई डाउट तो नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। नया टारगेट आ गया तुम्हारे सामने। क्या कह रहे? कह रहे कि सारे ऐसे ही क्वेश्चन है क्या? है? अब ऐसे ही आवेंगे क्वेश्चन तो, क्योंकि एग्जामिनर भी ये जानना चाह रहा कि अगर तुम टीचर बन गए भविष्य में और छोटे बच्चे ने पूछ लिया सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो कहीं तुम 1 या 0 ना बता दो। समझ रहे बात को? तो ये छोटी छोटी चीज स्टेटमेंट में पूछेगा वो, है ना। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहां पे भी क्या पूछ लिया भाई? सत्य पूछ रहा ना, कि कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो ये बताओ, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बताओ सही है कि गलत?
गलत है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जीरो। तो इसका मतलब ये बात होगी गलत, क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। क्लियर हो रही बात यहां तक? अब ये कह रहा है कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सही है गलत? सही है गलत? सही है ना? यही तो बताते आ रहे हैं अब तक कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो बात बिल्कुल सही होगी क्या? तो इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक का पता नहीं लगाया जा सकता। अभी तो पढ़ा था, लगा सकते हैं ना, -1 होता है ना, तो ये गलत होगी। हम तो लगा सकते हैं, पता है ना। दो अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा एक यौगिक संख्या होती है। कह रहा कि दो अभाज्य संख्या उठा लो और उनका योगफल हमेशा एक भाज्य संख्या बनेगी। बनेगी कि नहीं भाई? हम कहेंगे कि नहीं, दो अभाज्य संख्या। हम कहेंगे कि एक 3 अभाज्य संख्या। कर दो योगफल, कहेंगे कि 5 आ गया, लेकिन 5 तो अभाज्य ही आ गया। तो इसका मतलब ये यौगिक तो आया ही नहीं। यौगिक तो नहीं आया ना, यौगिक तो नहीं आया ना, भाज्य तो नहीं आया ना। तो ये कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योग हमने कर दिया। तो हमेशा एक यौगिक संख्या होती है। कह रहा कि हमेशा एक यौगिक संख्या होती है। हमेशा की वजह से गलत हो रहा है कि हमेशा एक यौगिक संख्या होती है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे बात को? हो भी सकती है और नहीं भी। तो हमने फेल कर दिया इस बात को कि 2 और 3 5 यहाँ पे अभाज्य आया, हमेशा नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या होगी? ये बात गलत होगी। तो आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। कोई डाउट है किसी को? क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी पेपर का ही आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीटेट के पेपर का ही आया हुआ क्वेश्चन है। एक अभाज्य संख्या होती है। कह रहा कि एक अभाज्य संख्या होती है, बताओ जल्दी क्या होती है? देख लो, पढ़ लो। एक अभाज्य संख्या होती है, बताओ। क्या होगी बताओ? पता नहीं कुछ भी? कुछ नहीं पता? अभाज्य संख्या के बारे में बताया नहीं? अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या। अभाज्य कन्फर्म तो करने के लिए हम खड़े ना यहाँ पे। अभाज्य संख्या है ना, इसका ऐसे भी बोल सकते हैं अविभाज्य संख्या। शब्दों का जाल बुनता है। अविभाज्य संख्या, विभाज्य का मतलब जो भाज्य हो जाए, और अविभाज्य है ना, एक ही बात है इन सब का मतलब। ठीक है ना, इन सब का मतलब एक ही है। तो इसके बारे में क्या बताया था भाई? इसके बारे में बताया था जिसके जिसके केवल और केवल, केवल और केवल, जिसके केवल और केवल दो पॉजिटिव फैक्टर हो, दो पॉजिटिव फैक्टर हो, गुणनखंड हो, फैक्टर हो। और वो कौन कौन से हो? वो कौन कौन से हो? एक तो 1 हो, एक खुद हो। इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया मैंने तुम्हें। इसके अलावा तो कुछ नहीं बताया ना मैंने तुम्हें कि एक तो 1 होना चाहिए, एक खुद होना चाहिए। अब मैंने बल डाल दिया यहाँ पे केवल और केवल, यानी कि 2 से कम ना हो, 2 से ज्यादा ना हो। क्लियर होगी बात यहाँ पे? ठीक है ना। केवल निपात है ना, हिंदी में पढ़ा होगा तुमने निपात चैप्टर छोटा सा, है ना। तो केवल और केवल दो पॉजिटिव फैक्टर हो, यानी कि एक तो 1 हो, एक खुद हो, इनके अलावा कुछ ना हो। बात समझ भाई? अब ये कह रहा कि एक अभाज्य संख्या होती है। कह रहा कि एक सम संख्या, एक सम संख्या, दो को छोड़ के कौन सी है अभाज्य संख्या? सम है तो नहीं ना। तो इसका मतलब ये बात गलत होगी। बात समझ में आ रही? फिर कह रहा कि एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, ये कह रहा कि दो, मैदान में खुद पड़ा कि मैं हूं अभाज्य है लेकिन सम हूं, विषम नहीं हो सकते सारी, है ना। तो दो क्या है? एक सम संख्या है लेकिन ये अभाज्य भी है। तो सारी के सारी विषम संख्या, एक विषम संख्या जितने भी विषम है सारी अभाज्य नहीं हो सकती। समझ रहे बात को? तो इसका मतलब ये बात भी गलत होगी। कह रहा कि एक संयुक्त संख्या, संयुक्त का मतलब भाज्य, क्या सारी की सारी अभाज्य संख्या है भाज्य हो सकती है? नहीं। तो ये कह रहा कि एक संयुक्त संख्या, संयुक्त का मतलब भाज्य, कंपोजिट नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो क्या बचा? उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? डी। यानी कि इसके जगह एक ऑप्शन ये लगा सकते थे जिसके केवल दो फैक्टर हो, 1 या खुद, ऐसा ऑप्शन बना सकते थे, तो वो आंसर होता है इसका। क्लियर होगी बात? लेकिन एग्जामिनर कंफ्यूज कैसे करेगा? उसे तो डायरेक्ट सब बतावे कि एक या खुद, है ना। तो ये लगा दिया उपरोक्त में से कोई नहीं। लेकिन तुम्हें इतनी नॉलेज है तो तुम कर सकते हो। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आगे समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसमें देखता हूं कितने लोग फंसेंगे और कितने लोग सही बताओगे, है ना। बताओ जल्दी। किसी विषम प्राकृतिक संख्या के किसी विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती तथा पूर्ववर्ती का गुणनफल हमेशा किस संख्या से विभाजित है? किस संख्या से विभाजित है? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे नोट से बाहर चला जा, ठीक है ना। मतलब जितना भी वर्गीकरण वगैरह सब कुछ बताया ना मैंने, सब कुछ डिटेल में बता रखी है, एक एक चीज। बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। 3 3 4 6 8 4 बता रहे कुछ बच्चे 3 बता रहे हैं। 6 वाले भी है कोई? दूर तक पीछे तक है? 6 वाले भी है कोई? कोई नहीं 6 वाला। 8 वाला कोई नहीं? इस 8 का ग्राहक कोई नहीं है क्या? है 8 का ग्राहक कोई नहीं है? किसी का नहीं आ रहा? तुम बताओ पीछे, तुम क्या कहना चाहती हो? अपने 2 शब्द बोल दो इस क्वेश्चन के ऊपर, है? बताओ, तुम बताओ। 4। भाई मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, जो एक है, जो एक है, ये क्या है? प्राकृतिक की पूर्ण? एक प्राकृतिक संख्या है कि पूर्ण? पूर्ण नहीं है। बोलो, पूर्ण भी है और प्राकृतिक भी है। समझ रहे बात को? सबसे छोटी प्राकृतिक ये है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये हो नहीं सकती क्योंकि 0 है। बात समझ में आ रही? तो अगर ये एक संख्या प्राकृतिक है और ये विषम भी है, ये क्या है? विषम भी है, यानी कि प्राकृतिक विषम संख्या, प्राकृतिक विषम संख्या। तो मुझे एक बात बताओ, प्राकृतिक विषम संख्या का पूर्ववर्ती संख्या है कोई? इस एक की, अगर ये एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका कोई पूर्ववर्ती है? अगर एक प्राकृतिक संख्या है, इसका पूर्ववर्ती है? नहीं है, क्योंकि अगर हम एक को प्राकृतिक संख्या रीड करते हैं तो एक का पूर्ववर्ती नहीं होता। लेकिन अगर हम बोलेंगे कि ये एक पूर्ण संख्या है, अगर हम पूर्ण संख्या मान के चलते हैं तो इसका पूर्ववर्ती 0 होगा। पूर्ववर्ती का मतलब पिछली संख्या, क्योंकि हमारा जो सेट है पूर्ण संख्या होगा वो 0 से शुरू है, तो एक का पूर्ववर्ती 0 हो जाएगा, है ना। लेकिन प्राकृतिक संख्या होगा सेट 1 से शुरू है, तो 1 से पिछली तरफ तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो ये अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो एक का तो कोई पूर्ववर्ती हो ही नहीं सकता। और यहां पर क्या बोल दिया? किसी विषम प्राकृतिक संख्या, किसी विषम प्राकृतिक संख्या। तो मैंने सोचा कि भाई सबसे छोटी उठा लो, विषम भी हो और प्राकृतिक भी हो। तो मैं देखता हूं कि एक का तो भाई कोई पूर्ववर्ती नहीं है। बात समझ में आई? एक का तो कोई पूर्ववर्ती नहीं है, तो मैंने क्या किया, एक के बजाय मैंने 3 उठा लिया। एक के बजाय मैंने क्या उठा लिया? 3 उठा लिया। अब मैं देखता हूं कि इसका जो पूर्ववर्ती बनेगा वो 2 बनेगा, इसका जो परवर्ती बनेगा वो क्या बनेगा? 4 बनेगा। और मैं देखता हूं कि इनका अगर मैं गुणनफल कर दूं जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है, तो 2 चौक 8, तो ये कितना आया? 8 आया। ये कितना आया? 8 आया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि किसी भी प्राकृतिक विषम संख्या का पूर्ववर्ती और परवर्ती का जो गुणनफल होगा वो हमेशा 8 से डिविजिबल होगा। किससे? 8 से डिविजिबल होगा। क्योंकि कोई भी संख्या अगर 8 से कंप्लीटली डिवाइड है, डिविजिबल है, पूरा पूरा डिवाइड होता है 8 से, तो वो खुद में खुद 4 से तो अपना भी कट जानी है। समझ रहे बात को? 4 से तो अपना आप ही कटेगी। लेकिन हम ऑप्शन के हिसाब से, अगर ऑप्शन में 8 ना होता, ऑप्शन में 9 होता, तो मेरा आंसर क्या हो जाता? 4, क्योंकि 8 4 से कट जाता है। बात समझ में आई? तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट हो गया क्वेश्चन। हमारा रिजल्ट क्या है? 8। अगर ऑप्शन में 8 है तो ठीक, अगर 8 नहीं है तो इसका कोई एक फैक्टर होगा, और इसका कोई फैक्टर क्या है? 4। 3 और 6 तो हो नहीं सकते ना 8 के फैक्टर, है ना। तो 8 ये नंबर हुआ, हमेशा 8 से कटेगी, हमेशा। फैक्ट है ये, क्लियर होगी बात? हमेशा 8 से बनेगी, कटेगी। तो आंसर हुआ 8। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आया? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। कोई डाउट है किसी को? पूछ लो, कोई भी डाउट है छोटा मोटा। मैंने कब मना करी? कट सकती है 4 से, लेकिन यहाँ पे जो गुणनफल है वो कितना है? 8। अब अगर कोई संख्या 8 से कटेगी वो 4 से तो अपना आप ही कटेगी ना। तो 4 और 8 में जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो 8 को दी जाएगी। अब
अगर मैं यहां पे मान के चलो, देखो मैंने यहां पे क्या कर दिया, 9 कर दिया, अब इसका आंसर 4 होता, अब इसका आंसर 4 होता, क्योंकि 4 दूनी 8, ये 8 आया, ये तो 8 से घटेगी या 8 के किसी फैक्टर से घटेगी। अब 8 का फैक्टर 1 भी है, 8 का फैक्टर 2 भी है, 8 का फैक्टर 4 भी है और 8 का फैक्टर खुद 8 भी है, तो इनसे घटेगी, है ना। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अब ऑप्शन में 4 भी है 8 भी है, तो इसका मतलब बड़े वाला उठाओगे ना हम, क्योंकि 8 से घट गई तो इसका मतलब वो 4 से भी घटेगी, 2 से भी घटेगी, है किसका। देखो देखो तुम 3 को छोड़ दो, तुम 5 को ले लो, है ना, 5 में समझ लो, ये संख्या 5 है, ये प्राकृतिक विषम संख्या है, प्राकृतिक विषम संख्या है। अगर ये प्राकृतिक विषम संख्या है तो इसका पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 4 होगी, इसकी परवर्ती संख्या क्या होगी, 6 होगी, तो इनका गुणनफल कर दो, कितना आ गया, 24 आ गया, आ गया कि नहीं, 24 आ गया, ये 24 आ गया। अब ये 24, इन 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे तुम्हें, 24 में 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे, ये 24 3 से भी कट रहा है, ये 24 4 से भी कट रहा है, ये 24 6 से भी कट रहा है, ये 24 8 से भी कट रहा है, ठीक है, ये 24 8 से भी कट रहा है। तो अब ये बताओ, अगर तुम 5 लोगे तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, समझ रहे बात को, 5 लोगे तो कंफ्यूज हो गए ना, ये तो 6 से भी कट रहा है, ये 4 से भी, ये 3 से भी, समझ रहे बात को। हाँ है, ऐसा थोड़ी होगा, अरे सवाल को तो देखो, विषम प्राकृतिक संख्या लेनी, विषम प्राकृतिक संख्या, अरे यार ये आंसर है, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, खिचड़ी नहीं बनानी, ठीक है, समझ गए बात को, ठीक है ना। तो 24 आ गया, तो 24 भाई 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है, ठीक है ना। तो इनमें से अब देखो किससे कटेगा, तो 8 ही लगाओगे अब तो तुम, है ना, बड़ा फैक्टर यही है 8 से, लेकिन इससे तुम्हें श्योरिटी नहीं मिलेगी, हमेशा सबसे छोटे नंबर पर काम किया करो, समझिए, वहां से पता लगेगा कि सबसे छोटा नंबर क्या दे रहा है वहां पे। तो एक तो हम, मेरी मजबूरी होगी, एक को तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि एक का पूर्ववर्ती नहीं होता, तो मैंने क्या उठाया, 3 उठाया, 3 का पूर्ववर्ती 2 और परवर्ती क्या हो गया 4, इन दोनों का गुणनफल कितना हो गया 8। तो इसका मतलब हमेशा 8 से तो कटेगी कटेगी, लेकिन 8 के फैक्टर से भी कटेगी, 8 से तो कटेगी कटेगी लेकिन 8 के फैक्टर से भी कटेगी। तो ऑप्शन में 8 भी था 4 भी था, तो आंसर अब 8 ही लगाओगे, क्योंकि 8 से कटेगी तो 4 से तो खुद ही कटेगी, बात समझ में आ रही, ठीक है ना। तो 4 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, लेकिन 8 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता कोई, 8 से बड़ा नंबर नहीं हो सकता कोई कि ऐसा किसी को काट दे, क्लियर होगी बात। 8 सबसे बड़ा नंबर है, क्योंकि हर संख्याओं को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 8 हर संख्याओं को सेटिस्फाई करेगा, हर प्राकृतिक संख्या, हर विषम प्राकृतिक संख्या के परवर्ती और पूर्ववर्ती को सेटिस्फाई करेगा 8, 8 के अलावा और कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा। 8 के फैक्टर तो कर सकते हैं, लेकिन 8 के मल्टीपल नहीं करने के, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को अब, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 36वां, पढ़ तो भी जोर पड़ रहा तुम पे, सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 36वां। हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या, याद आया कुछ, क्या होता है, परफेक्ट नंबर। अब तुम्हें तो याद नहीं होगा परफेक्ट नंबर क्या हो, मुझे पूरी फुल उम्मीद है तुमसे, है ना। परफेक्ट नंबर ये कह रहा कि हम, इसमें लिख रहा सब कुछ, हम किसी संख्या को संपूर्ण संख्या कहते हैं यदि यह संख्या इसके सभी धनात्मक गुणनखंडों के संख्या को छोड़कर योग के बराबर हो। उदाहरण दे 28 एक संपूर्ण संख्या है, 28 एक संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 28 के जो फैक्टर है 1 2 4 और 7 और 14, और खुद 28 भी होता है, लेकिन 28 को छोड़ना है, संख्या को छोड़कर, है ना। इनका जो योगफल होगा वो 28 के बराबर ही होगा, ठीक है ना। निम्न में से कौन सी संख्या संपूर्ण संख्या है, तो मैंने तुम्हें जब संपूर्ण संख्या बताया था तो मैंने कहा था कि बहुत कम होती है संपूर्ण संख्या, है ना, 1 से 100 तक तो 6 और 28 ही है, 6 और 28 ही है, ठीक है ना। तो मैंने 2 चीज बताई थी तुम्हें संपूर्ण संख्या के बारे में, एक तो बताई थी ये कि अगर ये 6 संख्या है, इसके फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, एक हो सकता है, दूसरा कौन सा हो सकता है 2, तीसरा 3 और चौथा 6 खुद हो सकता है, 6 के अलावा तो कुछ नहीं है। ये 4 फैक्टर है भाई 6 के, क्योंकि किसी भी संख्या का जो मिनिमम फैक्टर होगा वो हमेशा 1 होता है, और किसी भी संख्या का जो मैक्सिमम फैक्टर होता है वो हमेशा खुद होता है, क्लियर होगी बात। तो 6 मैक्सिमम फैक्टर है और ये 1 मिनिमम फैक्टर है, क्लियर होगी बात। तो 1
2 3 6, ये टोटल 4 फैक्टर बने, यानी कि 4 संख्याएं, केवल 4 संख्याएं 6 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकती है। तो मैंने कहा था तुम्हें संपूर्ण संख्या के बारे में कि किसी भी संख्या के जितने भी पॉजिटिव फैक्टर होंगे, अगर उनका योगफल करोगे तो वो उस संख्या का डबल होगा, उस संख्या का क्या होगा, डबल। अगर तुम इन सबको जोड़ लोगे, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 1 12, तो 12 डबल है। या तो ये डेफिनेशन याद रखो, या फिर तुम कहो कि किसी भी संख्या के जितने भी फैक्टर होंगे, है ना, खुद उस संख्या को छोड़कर, यानी कि 6 को छोड़ना है, 6 को छोड़ना है, जो बाकी फैक्टर बचे इन सब का योगफल उस संख्या के बराबर होगा। तो 3 और 2 5 और 1 6 आगे कि नहीं, आगे की नहीं, तो इसका मतलब 6 एक संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है ना। तो इसी तरीके से 28 भी एक क्या है, परफेक्ट नंबर है। यानी कि 28 को छोड़कर 1 2 4 7 और 14 ये क्या है, इसके 28 के फैक्टर है, और खुद 28 भी ये फैक्टर था, लेकिन 28 को छोड़ना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है संख्या को छोड़कर। 2 डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने तुम्हें इसकी, है ना। तो संख्या को छोड़ना है, तो इनका योगफल कितना आ गया, 28। अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है किसी भी नंबर में, तो इस बात का मतलब है कि वो संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। तो आंसर क्या होगा, 6 आंसर होगा। इस बात को तो हमेशा याद रखना है तुम्हें, क्योंकि 1 से लेकर 100 तक केवल 2 ही परफेक्ट नंबर है, एक तो 6 और एक 28। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है ना। ये भी एग्जाम का ही आया हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। अब ये देखो लास्ट ईयर आया था, किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, बताओ जल्दी। किन्हीं 2 पूर्ण संख्याओं का योग, संवरक क्लोजर प्रॉपर्टी है। कल बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी केवल योग और गुणन पर काम करती है, घटा पे और भाग पे काम नहीं करती, है ना। तो कोई भी 2 पूर्ण संख्या उठा लो, है ना, उनका जो योगफल होगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगा, और उनका जो गुणनफल होगा वो भी एक पूर्ण संख्या होगा। लेकिन अंतर और भागफल कभी भी संवरक नियम को फॉलो नहीं करेगी। क्लियर होगी बात, क्योंकि वहां पे इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी, कंफर्म नहीं है। क्लियर होगी बात यहाँ पे, लेकिन यहाँ पक्का है, बिल्कुल 100% 100% सही है। क्लियर होगी बात। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि ये संवरक गुण। तो ये सीधा स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन के आया था पिछले साल, है ना, लास्ट ईयर जो सीटेट का एग्जाम हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कल ही पढ़ाया था तो मैंने, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहां पे बताना है भाई सही, अच्छा सॉरी सही नहीं है, ये तो दिखा ही नहीं था मुझे लाइट में, लेकिन वहां गड़बड़ नहीं करनी, यहां हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ। तो गलत बताना है इसका मतलब, है ना। तो अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सही है या गलत है ये बात, सही है गलत है, अरे सही है गलत है, सही है ना, बोलते क्यों नहीं फिर। अभाज्य संख्याओं के 2 गुणनखंड होते हैं, ये तो सही हो गया ना, केवल 2 ही, अभी तो बताया केवल और केवल 2 गुणनखंड है, भाज्य संख्या प्राइम नंबर, अविभाज्य संख्या, ये तो बताया था। तो ये बात तो बिल्कुल सही होगी भाई। अब ये कह रहा कि एक अंक, यानी कि इसमें क्वेश्चन के हिसाब से ये बात गलत होगी, है ना, क्योंकि हमें गलत बताना ना, सही नहीं है, तो ये तो गलत होगी क्योंकि ये सही होगी बात, है ना। ये कह रहा कि एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं, एक अंक वाली, सही है भाई। 2 है, एक तो 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, एक अंक वाली तो 4 ही है भाज्य संख्याएं हुई, तो इसका मतलब ये बात भी सही होगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये बात गलत होगी हमारी, बात समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है ना। कह रहा कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है। ये बात सही है कि 2 को छोड़कर दुनिया की जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वे विषम है, लेकिन दुनिया की सारी विषम संख्याएं अभाज्य हो जाए ये बात होगी सरासर गलत बात। क्लियर होगी बात यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मैदान में कौन कूदेगा फिर, 9। कह रहा कि मैं विषम हूं, करके दिखाऊं मुझे अभाज्य, बात समझ में आ रही, ठीक है ना, क्योंकि इसके फैक्टर जो हो जाएंगे 2 से ज्यादा हो जाएंगे। क्लियर होगी बात यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती है, ये बात क्या होगी भाई, गलत होगी। इसका मतलब ये बात क्या होगी, गलत होगी। तो क्वेश्चन के हिसाब से यही बात सही है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि दुनिया में कितनी अभाज्य संख्याएं बता सकते हो,
इनफाइनाइट बताओगे ना, अनंत है, हमें पता ही नहीं लास्ट की क्या होगी, है ना। तो अपरिमित रूप से अनेक है, हमें नहीं पता कितनी है, तो इसका मतलब ये बात सही होगी भाई, है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये बात गलत होगी, इसका मतलब सी आंसर है आपका। कोई डाउट है किसी को? क्लियर होगी बात यहां तक? ठीक है, आगे चलूं। ये है बवाल क्वेश्चन, है ना, और मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट। मेरी बात हो चुकी इस बार, ये क्वेश्चन आना पेपर में, अब देख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कौन करेगा, जो भी सही बताओगा आंसर उसे इनाम दूंगा मैं, है ना, गिफ्ट उपहार मिलेगा उसे। अब देख लो, और मैंने एक भी चीज नहीं छोड़ रखी, जब मैंने क्लासिफिकेशन किया था नंबर्स का, तो एक भी चीज नहीं छोड़ रखी, हर एक चीज में बता के, छोटा छोटा पॉइंट भी बता के चला था मैं, ठीक है। अब बताओ, एक ये बारी तुक्के देख, क्या लगा, कहाँ है, दिखा। अच्छा, यहाँ पे एक रख दिया, ए की वैल्यू एक रख दी ना। अच्छा, फिर एक और दो तीन, फिर एक और चार पांच, अविभाज्य संख्याएं हूं। अब अविभाज्य यानी कि जो कटे ना किसी से, अविभाज्य। तो ये बताओ, ये एक एक क्या है, ये अविभाज्य है, अभाज्य है ये? बताओ भाई, अभाज्य है क्या? एक के बारे में तो हमने पढ़ा था, एक ने तो भाज्य है और ने ही अभाज्य, तो ऐसे कैसे हो गया? बताओ बताओ। ये कह रहा कि ए के कितने मान संभव है, ए की वैल्यू नहीं पूछ रहा है ये कि ए की वैल्यू बताओ कौन सी है, वो पूछ रहा कि ए के मान कितने संभव है, 3 से अधिक। ये कह रहा कि यदि ए प्लस 2 ए प्लस 4 अविभाज्य संख्याएं हो, अविभाज्य संख्याएं हो, अविभाज्य का मतलब समझ रहे हो तुम, है भाई? पहले बताओ अविभाज्य का मतलब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे? क्या समझ रहे बताओ? अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब क्या होगा? प्राइम नंबर, सबसे पहली बात प्राइम नंबर, यानी कि ये अभाज्य संख्या है। क्या है ये? अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या मतलब जिसके केवल 2 फैक्टर हो, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। समझ रहे बात को? जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक तो 1 और एक खुद। अब मुझे एक बात बताओ, ये ए भी अभाज्य संख्या रही होगी। अब इसी लड़की ने अब ये बोला कि ए की वैल्यू 1 रख लो सर, तो ये 1 रखते ही मेरे दिमाग में घंटी बज गई कि एक तो अभाज्य है ही नहीं, है ना, क्योंकि एक के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन है, एक न तो भाज्य है और न अभाज्य, तो ये बात तो गलत साबित होगी। बात समझ में आई? ठीक है ना। अब पता कैसे चलेगा? तो यहां पे दिख रहा तुम्हें ए, फिर यहां पे दिख रहा ए प्लस 2, फिर यहां पे दिख रहा तुम्हें ए प्लस 4, दिख रहा कि नहीं दिख रहा? ठीक है, तो तुम्हें नजर आ रहा होगा अगर तुम फुल इज्जत के साथ इसे घूरना शुरू करोगे तो यहां पे क्या हो रहा? 2 का गैप है क्या? यहां पे क्या हो रहा? 2 का गैप है क्या? और मैंने तुम्हें कहा था कि केवल 3, 5 और 7 ये 3 ही संख्या ऐसी है जो लगातार क्रमागत है और विषम भी है और अभाज्य भी है ना, जहां पे 2 का गैप है। याद आया कुछ? तो यहां पे 2 का गैप है, यहां पे भी 2 का गैप है, और ये 3 संख्याएं अगर अभाज्य है और 2 का गैप है, तो इसका मतलब ये 3, 5, 7 है। इसका मतलब ये 3, 5, 7 है। यूपी टेट के पेपर में ऐसा सवाल पूछा गया था, यूपी टेट के पेपर में, सी टेट में नहीं, पहले पूछा गया था जब पिछला हुआ था, है ना। तो ए प्लस 2 ए प्लस 4, तो यहाँ पे प्लस टू का गैप है। इसे देखते ही समझ जाना कि पहली बात तो ये तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है और 2 का गैप है, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है? 3 है, ये 5 रही होगी और ये 7 रही होगी, इनके अलावा और कोई संख्या हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ए का मान कितना है भाई? ए की वैल्यू कितनी है? 3। ए की वैल्यू कितनी है? 3 है ना वैल्यू, यानी कि ए का मान निकाल लिया हमने, 3 है। लेकिन मान कितने पॉसिबल है? इस 3 के अलावा कोई और भी हो सकता है क्या? ए की वैल्यू 3 के अलावा कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं क्या? ए की नहीं ले सकते ना, तो इसका मतलब ए की केवल एक ही मान संभव है। आंसर तो एक ही था। बात समझ में आई? लेकिन तरीका गलत था। समझ रहे बात को? कोई दिक्कत तो नहीं?
समझ में आ गए सबके, ठीक है ना। क्योंकि ए की वैल्यू केवल एक ही ली जा सकती है, वो भी तीन, तीन के अलावा ए की वैल्यू कुछ और नहीं ली जा सकती। बात समझ में आई। तो इस बात का मतलब क्या होगा, इस बात का मतलब क्या होगा कि आंसर क्या होगा, एक। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। तो कल जो चलेगा टॉपिक आपका संख्यांकन प्रणाली पर आधारित प्रश्न चलेगा, भेज दूंगा। संख्यांकन प्रणाली पर आधारित प्रश्न, इस पर छोटा सा टॉपिक होगा, इसके ऊपर फिर क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम स्थानीय मान, फिर सन्निकट मान, ठीक है ना। जो मतलब पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है उसी पे काम करना है ना। चलो तो कल मिलेंगे भाई, ठीक है। चलो ठीक है।